हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ केयर चैनल मेडी सर्कल। क्या आप जानते हैं एस्थमा बच्चों में पाई जाने वाली सबसे पुरानी आम बीमारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड का एस्थमा के पेशेंट्स पे काफ़ी कम प्रकोप देखा गया है। साथ ही साथ बड़ों की तुलना में बच्चों में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। बड़ों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7.7 यानी 7.7% है, बच्चों में इसके केसेस 9.4% है। पुरुषों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। पुरुषों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7% है, महिलाओं में एस्थमा के केसेस करीब 9.2 यानी 9.2% है। 3 मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एस्थमा से करीब 262 मिलियन लोग यानी 262 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है। एयर क्वालिटी हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। एस्थमा पेशेंट्स के लिए एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एयर क्वालिटी के खराब होने की वजह से एस्थमा पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर क्वालिटी के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन। इसलिए यह जानना और भी ज़रूरी है कि डॉक्टर इस बारे में क्या राय रखते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लेकर आता है सीधे राइट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए डॉक्टर से ही जानते हैं कि वो क्या टिप्स है जिसे अपनाकर हम एस्थमा के अटैक से बच सकते हैं और एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। बहुत सारे लोगों के लिए एस्थमा एक माइनर न्यूसेंस है, तो बाकियों के लिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका कि डेली एक्टिविटीज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर एस्थमा की ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी हो सकता है। मेडी सर्कल एस्थमा के अवेयरनेस के लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से डायरेक्ट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज एस्थमा पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में डॉक्टर रोहन नायक मौजूद हैं। डॉक्टर रोहन नायक की एक्सपर्टीज रेस्पिरेटरी डिजीजेज में है और वे स्पर्श हॉस्पिटल से एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट एसोसिएटेड है। वेलकम डॉक्टर रोहन टू मेडी सर्कल। Welcome. Hello. Hi. Yes. Okay, so Thank you. So Dr. Rohan, to begin with, asthma attack क्या है exactly? नहीं, I mean, जैसे आपने बोला है, अस्थमा इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। काफी लोगों में ये कॉमन सी सिम्टम, कॉमन सी डिजीज है, विच हैज एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। अस्थमा अटैक में क्या होता है, इज व्हेन द पेशेंट विल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ। उनको सांस लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि उनके एयरवेज जो होता है, एयरवेज आर द पाइप्स विच टेक द ऑक्सीजन, मतलब बाहर से ऑक्सीजन जो अंदर लेके जाता है, वो पाइप्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। व्हेन देयर इज कंस्ट्रिक्शन इन द एयरवेज, द पेशेंट फील्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आती है। That kind of, it is called the wheezing, which is very characteristic symptom of bronchial asthma. So because of the air bronchoconstriction. So bronchoconstriction leading to breathing difficulty can be termed as an asthma attack in a layman's language. Okay, this is called, it's called an exacerbation of asthma करके बोलते हैं। तो ये exacerbation होने का we have to avoid, or we can stop having these exacerbations by proper treatment, regular treatment लेते हैं, तो we can avoid exacerbations or asthma attack. Okay. Yeah, so तो इसको डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट अवेलेबल है? अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? अस्थमा डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द फर्स्ट थिंग। पेशेंट को मतलब हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री मतलब उनको क्या क्या हो रहा है, उनको सांस में दिक्कत हो रही है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स, रात को तकलीफ ज्यादा होता है, एसोसिएटेड रनिंग नोज, स्नीजिंग, मतलब बहुत छींके आते हैं, नाक से बहुत पानी आता है, अदर साइंस ऑफ अस्थमा, मतलब अदर साइंस ऑफ एलर्जी, मतलब स्किन में रैशेस होते हैं, इचिंग होता है, सीजनल वेरिएशन, मतलब किसी को
it's more in the winter, किसी को it's more in the summer. हाँ, ये सीजनल वेरिएशन होता है. फैमिली हिस्ट्री होता है, मतलब उनको मम्मी पापा को, नहीं तो इन द फैमिली देयर इज हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. हाँ, ये सब क्लिनिकली हम मतलब हिस्ट्री वाइज ये सब कॉमन चीजें पॉजिटिव रहते हैं, ये सब कॉमन रहते हैं. उसके बाद हम ऑस्कल्टेट करेंगे, स्टेथोस्कोप में जब देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक एक व्हीज रहता है. That is one of the way to diagnose. One of the causes for wheeze is bronchial asthma. Wrong कई करके बोलते हैं, ये रहता है तो bronchial asthma हो सकता है करके, can be one of the thing, I mean diagnosis wise can be done. Otherwise, most important thing is something called as lung function test, PFT, pulmonary function test जो बोलते हैं. This is diagnostic. इसमें typical obstructive pattern करके हमको पता चलेगा. ये obstructive pattern with good bronchodilator रिवर्सिबिलिटी, मतलब उनको नेबुलाइजेशन जब देंगे तो अच्छे सा इंप्रूवमेंट आएगा इन द लंग फंक्शन. So we'll do a lung function test before giving the patient a bronchodilator, and we'll do a lung function test after the bronchodilator. This will show a good response, मतलब response अच्छा रहेगा तो we can diagnose it as it can be bronchial asthma करके. So other things which we can do is something called as eosinophil counts. Eosinophils are one of the common important cells in the body. ये जब eosinophil count रेस रहता है, इसका मतलब ये allergic features है करके. The other test you can do is immunoglobulin E. This is also it's slightly elevated in patients with bronchial asthma. So ये सारे diagnosis, ये सारे blood investigations, lung function test और ये history और clinical examination के ऊपर हम diagnose कर सकते हैं patient को bronchial asthma है कि नहीं. Okay. And what about the treatment? इसका treatment कैसे होता है? Yeah, so treatment is first number one thing is हमको avoid करने का, किस चीज से हो रहा है वो हमको पता करेंगे, तो avoidance would be the first line of treatment. So most commonly क्या होता है, it may be some kind of house dust mite. House dust mite is the number one cause for allergy leading to bronchial asthma. तो घर में हम साफ सुथरा रखने का, reducing the dust at home, कि vacuum it regularly, keeping your house very very clean is one of the ways, easier ways to avoid reducing the exposure to dust. This is the number one thing. Or other things, maybe pollen allergy हो सकता है. It was second most common is pollen allergy and insect and animal dander. Animal dander, cat or dog कुछ घर में है, getting exposed to that hair, cat and dog skin or hair can trigger asthma in a lot of people. Some kind of pollen, I told you something called Parthenium, which is very common in this part of India. This Parthenium pollens are the number one cause for pollen allergy in this part of the country. So these are the important things which we can avoid. हमको ये avoid करेंगे तो we can try to reduce the symptoms and reduce the episodes of asthma. So this is avoidance. But treatment wise हमको the best way of treatment for asthma is by giving you a inhaled medication. Inhaler, because see, the same medication can be given in an oral formulation, the same medication can be given in a inhaled formulation. Inhaled formulation में हम काफी कम डोज दे सकते हैं और ये डोज डायरेक्टली लंग्स में डायरेक्टली जाता है, तो वी कैन मच मोर इफेक्टिव और साइड इफेक्ट भी काफी कम रहता है. इफ यू गिव अ ओरल फॉर्मुलेशन, इट रीचेस द स्टमक, गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द सिस्टम, और द ओरल वो ड्रग सब जगह, मतलब किडनी में, लिवर में, all other organs also it gets affected. The side effect profile in an oral medication is higher in compared to inhaled medication. हम काफी कम डोज दे सकते हैं क्योंकि टारगेटेड ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ब्लड में काफी कम जा रहा है, इसलिए साइड इफेक्ट काफी कम रहता है. तो इनहेल, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा. इनहेलर लेना है तो मतलब कैन इट बी, विल इट बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग, विल आई बी हैबिचुएटेड टू इट, वो लोग क्या कहेंगे इनहेलर ले रहे. all this problems are there with the use of inhaler. But if you ask me, inhalers are the best way to go ahead, and it is not a lifelong thing. If you achieve good control, follow what your doctors have told you, slowly reduce the inhaler dose. With time we can stop the inhalers also if you do the avoidance part also. ऐसा नहीं है रोज धूल में जाएंगे, रोज they will do this and inhaler say, I mean that cannot work. So you have to do the avoidance part and use the regular inhaler regularly as the doctor has told, and slowly taper down the dose and stop. Okay.
डॉक्टर, अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और कोरोना भी। तो आपको क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है कि क्या जो एस्थमेटिक लोग हैं वो ज्यादा प्रोन है कोरोना के, या फिर जस्ट एक फोबिया सा है उनमें, क्या ट्रेंड है? सरप्राइजिंगली अस्थमा मैंने काफी सारे कोरोना पेशेंट्स देखे हैं। ऐसा कुछ मुझे जो अस्थमा है उनको ज्यादा हो रहा है, इनको ज्यादा मोर्टेलिटी हो रहा है, उनको तकलीफ ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे आई हैव नॉट सीन पर्सनली। स्टडीज अभी तक नहीं है, पर पर्सनल ओपिनियन में अस्थमा पेशेंट को ज्यादा है कोरोना का, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ एविडेंस डेफिनेटली नहीं है। इनफैक्ट ये जो इनहेलर जो वो यूज कर रहे हैं, करंट एविडेंस इज शोइंग द कॉफ ड्यू टू कोरोना वायरस में निमोनिया जो खांसी आता है, वो इनहेलर्स कम, मतलब काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो पेशेंट्स इनफैक्ट मे बी डूइंग बेटर compared to normal people because they are already on a good dose of an inhaler. So maybe it is helping them in reducing the corona pneumonia also. But I have not seen any great मतलब ऐसा नहीं देख रहा हूँ सब अस्थमा वाले उनको ज्यादा हो रहा है, अस्थमा नहीं है वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा ऐसा I have not seen. So I not that is wrong. That is a wrong thing if you ask. Okay, all right. So thank you, Dr. Rohan, for your insights on asthma. क्योंकि अभी ये टाइमली डिस्कशन है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज का जो चल रहा है अभी एटमॉस्फेयर, तो इसमें ये अस्थमा से रिलेटेड डिस्कशन काफी टाइमली है। So thanks a lot for your insights on this topic. Thank you. Bye. Bye.